So, starting with torque on a current carrying loop. Torque on a current carrying loop. So basically what they are saying is अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड आपने उसको लाइक प्रेजेंट इन द wire is present in a magnetic field, it will experience some force, and that force is given by F is equals to I L vector cross B vector. ठीक है. What if we keep a loop, करंट कैरिंग लूप अगर आपने रख दिया तब क्या होगा? कैन यू गेस समथिंग, क्या हो सकता है? ओके, एज द टॉपिक सजेस्ट बिल्कुल रोटेट करेगा. लेट्स कम टू इट. तो आपने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाना है एक्सटर्नल. सो दिस इज योर नॉर्थ पोल, दीज आर योर पोल पीसेस, दिस इज योर साउथ पोल. ठीक है. इसके अंदर आपने एक करंट कैरिंग लूप रख दिया. दिस इज योर करंट कैरिंग लूप. ठीक है. सपोज करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस वे एंड दैट्स इट, नीचे चला जाएगा. राइट. लेट्स नेम दीज ए बी सी टी. ओके, नाउ यू टेल मी, मैग्नेट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. सो फील्ड लाइंस आपकी यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में होंगी. ये सुनो. ओके. सो फील्ड लाइंस आपकी इस डायरेक्शन में है. आपको निकालना है कि सबसे पहली चीज विल टॉक अबाउट द फोर्सेस. हमें फोर्स पता है, हमें टॉर्क अभी तक पता नहीं है. ठीक है. विल टॉक अबाउट फोर्सेस फर्स्ट. तो फोर्स ऑन ए बी ये कितनी होगी और क्या होगी? इफ सपोज लेट्स टेक, इसकी ये वाली डायमेंशन है सपोज स्मॉल ए एंड दिस डायमेंशन इज सपोज स्मॉल बी, और ये कट जो होगा ये सपोज कर लो बहुत छोटा है, सो नेग्लिजिबल डिफरेंस है इनके बीच में. तो ऑलमोस्ट ये साइड आपकी बी लेंथ की ही है. सो यू हैव टेकन अ रेक्टेंगुलर लूप जिसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड आपकी बी है. आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर सेगमेंट ए बी और किस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है. इनटू द प्लेन आएगी और फोर्स होगी कितनी? अगर मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज, हाँ बी है सपोज मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी प्राइम मान लेते हैं. आई टाइम्स ऑफ ए इंटू बी. ए क्रॉस बी नहीं, विल से डी एल क्रॉस बी वेक्टर एंड दिस विल बी आई ए बी डाउनवर्ड्स. ठीक है. ए इज जस्ट अ लेंथ, नॉट अ वेक्टर. ठीक है ना. तो एल वेक्टर, डी एल वेक्टर या एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है. ओके. सो दिस इज आई ए बी विच इज इनसाइड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. ठीक है. ओके. बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में आपके पास है सी डी. इस पे फोर्स कितनी होगी? आई ए बी आउटवर्ड्स. ठीक है. ओके. सो एफ ऑन बी सी ये कितना आएगा? 0. ठीक है. क्यों आएगा? बिकॉज एल वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो दिस इज 0. एंड सिमिलरली वी कैन से आई डी ए इज ऑल्सो 0. ये सुनो, चाहे करंट इधर जा रहा हो चाहे करंट इधर जा रहा हो, लाइक मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो, तब भी आपका करंट फोर्स जो आएगी वो 0 आएगी. बिकॉज साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है. ठीक है. तो हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेज होगी. ठीक है. नाउ विल से नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप? जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, सो विल से नेट फोर्स इज 0. ठीक है. बट नेट टॉर्क इज नॉट 0. नेट टॉर्क इज नॉट 0. यस और नो? आपका नेट टॉर्क 0 नहीं है. अब अगर टॉर्क 0 नहीं है, हमें टॉर्क निकालना है. ठीक है. एंड टॉर्क निकालने के लिए आई हैव टू नो द रोटेशन एक्सिस, बिकॉज टॉर्क निकाला है और रोटेशन एक्सिस मुझे नहीं पता, इट इज मीनिंगलेस टू से. ठीक है. तो टॉर्क निकालने के लिए आपको एक रोटेशन एक्सिस चाहिए ही चाहिए. सो दिस इज रोटेशन एक्सिस जिसके अबाउट आपका लूप घूम सकता है. ठीक है. तो हमें अब टॉर्क निकालना है. सो विल फर्स्ट फाइंड आउट टॉर्क ऑन द वायर सेगमेंट ए बी. ये कितना आएगा?
टॉर्क होता क्या है, आप निकाल रहे हो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना होएगा। फोर्स आपको पता है अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। यहां से टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इज टो इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो रोटेशन एक्सिस से राइट हैंड रखिए एंड टुवर्ड्स दिस लाइन सेगमेंट ए बी अपना राइट हैंड रखिए ले जाके। देखो यू कैन टेक इट दिस वे एंड यू कैन टेक इट दिस वे, विल सी कौन सा तरीका सही है। तो पहले ऐसे लेके चलते हैं, गलत लेके चलेंगे पहले, ठीक है। ऐसे लेके चले हम अपना राइट हैंड, ठीक है। एंड आर वेक्टर की तरफ रोटेशन एक्सिस ये है, दिस इज रोटेशन एक्सिस, यहाँ से आर वेक्टर आप ले गए एंड यू हैव टू कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स फोर्स। अब फोर्स क्या है, 270 डिग्री मुड़ेगी ऐसे अंदर की तरफ, ऐसा नो। तो हमें जो एंगल रखना होता है दैट शुड बी, मतलब वी नो दिस इज आर एफ साइन थीटा, ठीक है। बट आर एफ साइन थीटा में अगर ये एंगल आपका 180 से बड़ा हो गया, वी नो साइन 180 इज 0, साइन 180 से ऊपर मतलब इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, ठीक है। तो आसानी के लिए हम कहेंगे अपना एंगल, अपना हाथ, मतलब इधर वी हैव टू चूज इट दिस वे और दिस वे। हम ऐसे चूज करेंगे कि एंगल हमेशा आर और एफ के बीच में 180 से कम बने, ठीक है। रखने को आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, मतलब इफ यू टेक इट दिस वे यू विल से एफ वेक्टर पूरा घूम के अंदर की तरफ है, बिकॉज एफ वेक्टर इज इनसाइड, आर वेक्टर इधर है, एफ वेक्टर अंदर की तरफ है, राइट। तो विल से ये 270 डिग्री बन रहा है, तो जो ये डायरेक्शन बन रही है उसको ऑपोजिट करना है। या फिर हम ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं कि आर ऐसे रखा मैंने और एफ वेक्टर अंदर की तरफ है, अपने आप नीचे आ गया, ठीक है। सो टॉर्क नीचे आने का मतलब क्या है, ये ए बी पे अंदर की तरफ, ये मतलब जो ए बी होगा वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब आफ्टर सम टाइम इफ वी ड्रॉ इट, तो आपका जो लूप होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे सी डी वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा, मतलब विल सी डी वाला हिस्सा पे क्या होगा, बट ए बी वाला हिस्सा अंदर चला जाएगा, गेटिंग इट। दिस इज योर बी प्राइम, बी डबल प्राइम मान लेते हैं बिकॉज बी प्राइम ने फील्ड माना है, एंड दिस इज माई ए प्राइम, ठीक है। आर क्रॉस एफ, टॉर्क नीचे की तरफ लगा मतलब सेंस ऑफ रोटेशन क्या बनेगी, ऐसे। तो ए बी वाला हिस्सा अंदर जाएगा, ठीक है। ओके नाउ लेट अस फाइंड, ओके ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी, आर कितना है रोटेशन एक्सिस से ए बी का डिस्टेंस कितना है, बी बाई टू, ठीक है, बी बाई टू। और एफ कितना है, एफ इज दिस आई ए बी, ठीक है। और टॉर्क है किधर, नीचे की तरफ है, तो विल से डाउनवर्ड्स पॉइंट कर देते हैं, और यू कैन से माइनस जे कैप भी कह सकते हो, ठीक है। ओके नाउ आपको निकालना है टॉर्क ऑन सी डी, पिंक वाले को भूल जाइए, वॉयलेट वाला ही जो है ना, लाइक इस वाले कलर को आपको देखना है, इस सी डी पे क्या कहाँ पे लग रहा है टॉर्क और कितना वैल्यू आएगी, टॉर्क ऑन सी डी ये कितना आएगा। दिस इज ऑल्सो आर क्रॉस बी करना है आपको, आर वेक्टर फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ, तो हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है, मतलब इस तरीके से हाथ रखेंगे, आर क्रॉस एफ, फोर्स फिर से नहीं, मतलब टॉर्क फिर से नीचे है, गेटिंग इट, कोई डाउट, ठीक है। सो दिस इज अगेन बी बाई टू इंटू आई ए बी, एंड दिस इज ऑल्सो along माइनस जे कैप या फिर डाउनवर्ड्स भी कह सकते हो, ठीक है। सो नाउ विल से net torque is is added, and this is equals to I A b by 2 plus b by 2 is b into b, ठीक है। और a और a into b क्या है, this is the area of the loop, so I'll say I into capital A into b, where capital A is the area, ठीक है। so this is my torque। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो दिस बिकम्स, लेट्स नॉट डू इट दिस वे। अब हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो वी डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज माई कैपिटल एम वेक्टर, ये होता है मेरा m इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ ए, जितना भी करंट है आपके लूप के अंदर टाइम्स उसका एरिया, एंड इफ यू हैव नंबर ऑफ टर्न्स n तो NIA बन जाएगा, ठीक है। m is equals to n into I into a, so number of turns in the loop, current in the loop times area of the loop,
ठीक है। और इसी को मैं यहाँ लिखूँ तो टॉर्क क्या बन जाएगा मेरा, दिस इज m इंटू ए इफ देर इज वन टर्म, ठीक है। एंड अगर मैं सॉरी ए नहीं आएगा, बी, दिस विल बी इंटू बी, m इंटू बी, आई इंटू ए बिकम्स योर m, ठीक है, दिस इज m इंटू बी। सो टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, दिस विल बी m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। अब एक आपके सामने नई क्वांटिटी आई है, हमें इसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, स्केलर है, वेक्टर है, सब कुछ पता होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ स्केलर और वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, एक साइन लगा हुआ है देखो, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट क्या बनेगी, देखो नंबर ऑफ टर्न्स का यूनिट है नहीं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशन क्या बनेगी इसकी, ए एल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हमें देखना है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। सो डायरेक्शन अगेन इसके अंदर है क्या, करंट है और एरिया है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन तो चलो वायर के अकॉर्डिंग हो जाएगी, एरिया वेक्टर की कोई डायरेक्शन होती है, तो बताओ क्या होती है, वही डायरेक्शन आपकी मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की आएगी। सो डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज, बताओ क्या होती है, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो, मतलब देखो अगर आपके पास एक ये लूप है, ठीक है, तो अगर आपका मतलब एरिया वेक्टर कुड बी इन दिस वे, कुड बी इन दैट वे ऑल्सो, दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। अगर करंट आपका ऐसे है तो अगेन विल यूज राइट हैंड रूल, तो हमारा एम वेक्टर किधर बनेगा, इधर की तरफ। बट अगर मेरा करंट ऐसे है तो आई अगेन यूज राइट हैंड रूल, तो मेरा एम वेक्टर बनेगा ये, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्ट मतलब एम वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में, अलोंग द एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दिस विल बी गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अगेन यू विल यूज द राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल भी यूज, ठीक है। यार न्यूमेरिकल्स कैसे, एक्सेस कैसे देखूं फिर मैं इसमें से, पीडीएफ इज नॉट अवेलेबल, पीडीएफ नहीं खुल रही है, पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर होगा एनसीईआरटी वेबसाइट पे, आई एम नॉट एबल टू सी एग्जांपल्स, कुछ अगर इसमें आए, एनसीईआरटी इज नॉट एक्सेसिबल आई थिंक, क्या बोलते हैं। सो नाउ जो एक इलेक्ट्रिकल डायपोल अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना होता है, दिस इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। सिमिलर पिक्चर आपके पास ये मैग्नेटिक डायपोल के लिए आई हुई है। सो दिस इज एम वेक्टर मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल, एंड बी वेक्टर इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एम वेक्टर, ओके, सो दिस एम वेक्टर कुड बी आपका बार मैग्नेट हो सकता है, इट कुड बी अ सोलेनॉइड, इट कुड बी अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो याद रखिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि करंट कैरिंग लूप विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। डायपोल है तो उसकी डायपोल मोमेंट आएगी एंड दैट इज गिवन बाय आई टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। बार मैग्नेट के लिए जो आती है विल डू इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, पोल पोल स्ट्रेंथ वगैरह लेके हम करते हैं, वो विल डू इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ओके, सो एग्जांपल नंबर 4.10 है आपका, आई एम नॉट एबल टू पेस्ट इट हेयर अभी, मैं इधर खोलता हूँ, इतने आप क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करिए। हाँ जी, कितना हो गया, हम जो फिट इज आई वाज म्यूटेड, हाँ जी कितना हो गया, फोर्थ कर रहे हो, अच्छा बाकी दिनों सही आ गए, हाँ वो कोई बात नहीं, पाई के टर्म्स में चलेगा, बाकी चेक कर लो एक बार, आंसर सही आ रहा है।
हाँ मतलब पाई का स्क्वायर होता है आपका 9.8, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10, वी टेक इट पाई स्क्वायर इज 10, ठीक है। सो 3.2 इंटू 3.14 भी आपका 10 आएगा। फोर्थ वाला है सी व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क। टॉर्क आपने निकाल लिया, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कोल व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्रीज। ओके, इनिशियली जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मतलब इनिशियल बाद में आपसे पूछा है जब 90 डिग्री रोटेट कर चुका है उस टाइम पे इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस 90 डिग्री, दिस इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और बेटर से डेल्टा थीटा, ठीक है। सो अगर आपको, अच्छा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज दिस मच, तो देखो पहले आप ये क्वेश्चन में समझो कि क्वेश्चन में आपसे ये क्यों पूछवा रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इसको मैं यूज़ करके कैसे लाऊं। तो आपको पहली चीज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी है, जिसमें हमें लग नहीं रहा कुछ काम होगा यहाँ पे, लग रहा है आपको? मतलब अभी तक के जो इस चैप्टर के फॉर्मूले से कोई काम नहीं लग रहा हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं पे भी नहीं आया। देन यू आर गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू आर गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डेल्टा थीटा या थीटा, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। एंड आपसे पूछ रहा है ओमेगा। अब इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रोटेशन से हमें रिलेट करा रहा है, ठीक है। सो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा, रोटेशन चैप्टर से, ठीक है। टॉर्क आपने निकाल लिया होगा, आई इज गिवन टू यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू कैन फाइंड आउट अल्फा फ्रॉम हियर, तो अल्फा आएगा आपका 2/i, तो अल्फा मिल गया आपको। नाउ इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो ओमेगा इनिशियली 0, अल्फा आपने निकाल लिया है, डेल्टा थीटा इज गिवन टू यू विच इज पाई/2, 90 डिग्री मत रखना, पाई/2 रेडियंस में आएगा हमेशा ऐसा यूनिट्स के अंदर, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट ओमेगा एफ, क्या आएगा, कौन सा रिलेशन लगाओगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, so we will say omega final का square minus omega initial का square is equals to 2 alpha delta theta, that's it, go ahead। पहले अल्फा निकालिए फिर ये एक्सप्रेशन लगाइए। पॉइंट 1 kg मीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर। 8 पाई क्या यूनिट्स? नहीं, रेडियंस पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी शुड बी इन रेडियन पर सेकंड। चेक करो आंसर, आंसर इज गिवन दिस। ओके, लेट्स सी। ओके, सो आपका मेरे को पूरा सोल्व करना पड़ेगा अगर ऐसे है तो। आपसे पूछा है व्हाट इज, ओके, 100 टर्न क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट दिस मच, तो आपको एरिया दे दी, मतलब रेडियस दे दी, तो एरिया मिल गया हमें, और ये मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता लग चुका है, ठीक है। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, अगेन दिस इज NIA, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I इनटू A, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या बताओगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको सपोज डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो यू कैन राइट एन कैप, एन कैप इन यूनिट्स, मतलब एम्पेयर मीटर्स, ठीक है। अगर आपको वेक्टर, मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, एम वेक्टर इज इक्वल्स टू NIA अलॉन्ग एन कैप टाइम्स यूनिट्स एम्पेयर मीटर, ये आप लिखोगे ऐसे, और यू विल राइट एम इज इक्वल्स टू NIA इन एम्पेयर मीटर, ठीक है। इधर वेक्टर आएगा तो इधर भी वेक्टर आएगा, इधर स्केलर है तो इधर भी मैग्नीट्यूड आएगा सिर्फ, ठीक है। नाउ द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। तो कॉइल आपकी रखी है वर्टिकल प्लेन के अंदर, सो दिस इज योर वर्टिकल प्लेन एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट इज फ्री टू रोटेट, ठीक है। तो ऐसे घूम सकती है ऐसे, ओके।
अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर, नहीं, अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अच्छा तो दूसरा एक्सिस है इसका, ये वाला एक्सिस नहीं है। तो आपको बोल देखो हॉरिजॉन्टल में दो एक्सिस बन सकते हैं, एक अगर आपकी कोयल सपोज, व्हाट शुड आई टेक, अगर आपकी कोयल, आई डोंट हैव अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट हियर, ओके एनीवेज, अगर आपकी कोयल ये है, लिसन, अगर ये फोन है, आपकी कोयल अगर ये है, ठीक है, तो देयर आर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस जो फोन की इसके लॉन्ग लाई कर रहा है, फोन के प्लेन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसमें बोला आपको डायमीटर इज अलोंग द एक्सिस, तो डायमीटर ये वाला, तो ये एक्सिस लेना है आपको, नॉट दिस वन, ठीक है। तो जो हमने डायग्राम बनाया उसमें चेंज करना है हमें, ये आपने कर लिया था पहले या इसमें ही गड़बड़ हुई है कुछ? ठीक है, सो ये आपका एक्सिस है, ये भी डायग्राम थोड़ा मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ठीक है I think, ठीक है। हाँ, सो coincides with the diameter, a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists. Such a uniform magnetic field of 2 Tesla, okay, exists in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. Okay, a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil क्या है, ये है axis of the coil, ठीक है, ये फील्ड की डायरेक्शन में, सो दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है। Initially axis of the coil, हाँ, the coil rotates through an angle 90 degrees under the influence of the magnetic field. ओके, रोटेट क्यों कर रही, अच्छा वैसे हम रोटेट करा रहे हैं इसको, ऐसे कोयल ऐसे थी, हम इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। The coil rotates through an angle of 90 degrees under the influence of a magnetic field. What are the magnitudes of torque on the coil in the initial and the final position? 90 डिग्री रोटेट करने पे, ओके, इनिशियली यहाँ पे क्या आएगा टॉर्क, हाँ ऐसे ही देखो, अगर कोयल ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ऐसे, ये ऐसे कोयल घूम रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। द कोयल रोटेट्स टू एन एंगल 90 डिग्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क, इस कंडीशन में टॉर्क 1 ये कितना आएगा, इट इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम आएगा आपका एन आई ए इंटू बी इंटू साइन जीरो, साइन जीरो, तो टॉर्क कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। सेकेंड केस में जब 90 डिग्री रोटेट हो चुकी होगी तो टू वो क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो एम टू वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, दैट मीन्स दैट इज एन आई ए साइन, एन आई ए बी टाइम्स साइन 90 डिग्रीज, ठीक है। तो दिस बिकम्स एन आई ए, ठीक है। तो ये टॉर्क आपके दोनों आ गए। वट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क ऑन द कोइल इनिशियल फाइनल पोजीशन, वट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड, अच्छा ओके, अब आती है बात हमारी, वट दे माइट बी आस्किंग इज, देखो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड होती हैं, ओके, सो कैन वी डू इट दिस वे, अगर हम ये ना लगाने की सोचें, लाइक इसमें दिक्कत क्या आ रही होगी, अगर श्योर इस आंसर सही नहीं आया, लेट्स सी, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर हमें निकालना है, माइनस ओमेगा इनिशियल इज 0 is equals to 2 into alpha, alpha is torque NIAB, ओके, सी, नहीं नहीं नहीं, हमें देखो, अगर जब कोयल ऐसे है उस टाइम पे टॉर्क कुछ और लग रहा है, जीरो है, जब कोयल ऐसे हो गई तो टॉर्क कुछ और आ रहा है, तो जब कोयल ऐसे होगी बीच में किसी और एंगल पे होगी टॉर्क विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो दिस अल्फा डिपेंड्स, देखो ये तो फिक्स्ड है बट टॉर्क विल बी डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पर्टिकुलर एंगल, कैलकुलस से आएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, बिकॉज ये इक्वेशन तभी वैलिड होती हैं जब अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर एक्सेलेरेशन या एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट होती है तभी आता है, हेयर इट इज नॉट कांस्टेंट, तो आपको कैलकुलस लगाना पड़ेगा। सो क्या बोलोगे आप, आपको डी ओमेगा बाई डी टी लिखना है, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा एंड
व्हाट एल्स हमें अल्फा, ओके अल्फा पहले तो फंक्शन ऑफ वो निकालिए पहले, टॉर्क कितना आएगा, दिस इज एम बी साइन थीटा, ठीक है। अल्फा कितना आ गया, एम बी साइन थीटा बाय आई, टॉर्क की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। विल पुट द वैल्यूज एट द लास्ट, बिल्कुल लास्ट में पुट करेंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं। तो डी ओमेगा बाई डी टी, अच्छा देखो अब मुझे दो तरीके में बस, इधर आई कुड राइट इट दिस वे दैट अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, बट मुझे टाइम में कोई रिलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो व्हाट कैन आई डू, आई विल राइट द अदर फॉर्मूला जो होता है ना, दैट ए इज इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। उस तरीके का यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे ऐसे कर दें लाइक थीटा डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड, हाँ, सो अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी थीटा टाइम्स डी थीटा बाई डी टी, सो अल्फा बिकम्स ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज हमारे पास टाइम में हमें रिलेशन नहीं चाहिए, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए क्या, डी ओमेगा वी नीड टू फाइंड आउट, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर लीजिए, ओमेगा टाइम्स ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ डी थीटा, नाउ इंटीग्रेटेड कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल, एंड दिस गोज फ्रॉम थीटा जीरो से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज तक। अब करिए सोल्व। आया आंसर, this becomes omega square by 2 with the limits omega initial to omega final, this is alpha theta माइनस जीरो, ओमेगा इनिशियल तो जीरो है ना, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ पाई बाय टू, मतलब ये बनेगा अल्फा टाइम्स ऑफ थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, इनिशियल वो जीरो तो इसको उड़ा दो, अल्फा टाइम्स थीटा फाइनल विच इज दिस, ठीक है। सो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज 2 इंटू अल्फा इंटू पाई बाय टू, अरे नहीं 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 ओके, माय बैड, एक मिनट रुको, अल्फा इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, अभी ये नहीं आएगा, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो अगर हमारा ये कांस्टेंट आता तब ये वी कैन यूज दिस रिलेशन, अब हम क्या करेंगे, विल पुट अल्फा हेयर, सो दिस इज अल्फा क्या निकला था हमारा, एम बी साइन थीटा अपॉन आई ना, हाँ यहाँ पुट करेंगे, सो एम बी अपॉन आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा टाइम्स डी थीटा, ये करना है, सो एम बी अपॉन आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा डी थीटा कितना आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, एंड आ चुका अब तो, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से 90 डिग्रीज तक, ठीक है। सो एम बी अपॉन आई विद अ नेगेटिव साइन, कॉस थीटा कॉस 90 इज, कॉस 90 इज अर्थ, cos 90 जीरो, sin 90 इज 1, ठीक है, माइनस cos 0 इज 1, so this becomes mb upon I with a negative sign, नहीं with a positive sign, because minus 1 into minus 1 plus 1 गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे सॉरी, ठीक है। सो वी हैव ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mb अपॉन आई, और ये स्क्वायर हटा दो तो ये रूट लग जाएगा, नाउ यू कैन सॉल्व इट। अब देखो आपको ये सोच के रखना है कि अगर ये वैल्यूज पहले से निकाल के रखोगे तो बहुत बड़ी इंटू 10 की पावर लिखते रहोगे बार बार, पहले यहाँ लिखो, लास्ट में सोल्व कर लेंगे। सो विल राइट 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी 100, करंट वॉज 3.2, 3.2, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सो एन आई इज 3.2, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 2 कर देता हूँ खाली, ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 टेस्ला था ना, 2 टेस्ला अपॉन दिस वाज 0.1, है ना,
दैट्स इट। सो 10 की पावर -2 से 100 कट गया, ठीक है। एक 2 और ये भी 2 है, तो दिस विल बी 2 बाहर आ गया। 3.2 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेटली 10, और 0.1 नीचे है तो ऊपर जाके 100 हो गया, बाहर आके बन गया खाली 10, ठीक है। सो दिस बिकम्स 20 रेडियंस पर सेकेंड। दिस इज योर ओमेगा फाइनल, ठीक है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, कहाँ पे सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। क्यों नहीं हो पाया यहाँ पे? बिकॉज अल्फा वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन सही था। चलिए ओके, एग्जाम्पल नंबर 4.11 पे आइए। 3 पार्ट्स हैं इसके। A current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. लाई कर रहा है स्मूथ होरिजोनटल प्लेन पे। कैन a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself, turns to the vertical axis? अगर ऐसे रखा है तो इस एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये घूम के ऐसे हो जाए। कैन यू पुट इट दिस वे? व्हाई एंड व्हाई नॉट? व्हाई एंड व्हाई नॉट? टॉर्क शुड बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, टॉर्क शुड बी दिस वे। अगर ऐसे रखिए कॉइल, हाँ मतलब टॉर्क या तो इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो, ठीक है। तो टॉर्क इधर होने के लिए ओके, सो टॉर्क इधर होने के लिए लाइक इस डायरेक्शन के अंदर, तो आपका आर क्रॉस एफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन लगाओगे सोचो। आर, देखो एक्सिस ये है आपका, अगर ये कोयल है तो दिस इज योर एक्सिस, ये एक्सिस है आपका ये, ठीक है। तो ये एक्सिस है, तो आर क्रॉस एफ शुड बी, तो एफ आपके नीचे की तरफ लगनी चाहिए। फोर्स नीचे आने के लिए क्या करोगे सोचो। आपको घुमाना किस एक्सिस के अबाउट है? कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक सेटअप टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ओह सॉरी, टर्न्स अराउंड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। अगर ये है तो वर्टिकल एक्सिस ये है वो आपका, इसके अबाउट ऐसे घुमाना है आपको इसको। ऐसे तो घुमाना इज नॉट पॉसिबल, ऐसे घुमाना इज ओके, मतलब इस एक्सिस के पास घुमाना इट्स ओके, इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमाओगे आप, दिस इज नॉट पॉसिबल। कोयल को ऐसे देखो, टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। हाँ मतलब अगर कोयल आपकी ऐसे है तो इस एक्सिस के अबाउट आपको ऐसे घुमाना है इसको, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों नहीं होगा पॉसिबल? बिकॉज टॉर्क इज इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो आपका एम आपका उसी डायरेक्शन में है, और एनीवेज जो 3 वेक्टर होते हैं दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आप कह रहे हो कि आपका टॉर्क शुड बी इन अ डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर, विच इज नेवर पॉसिबल। भाई जब भी आप कहते हो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, तो हम क्या बोलते हैं? ए वेक्टर लाइज इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ बी एंड सी, ठीक है। भाई अगर दीज आर द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए वेक्टर आपका ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि एम वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर ही, एम वेक्टर इधर की तरफ है और इधर की तरफ है, एम वेक्टर की डायरेक्शन में ही आपको टॉर्क देना है, नॉट नेवर पॉसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन अ, पढ़ो इसको। A current carrying circular loop is located in a uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is the orientation of the stable equilibrium? हाँ, stable equilibrium की बात करनी है। किस, कौन सा पार्ट पूछ रहे हो? बी में ही?
ओके, इलेक्ट्रिक उसमें याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, पोटेंशियल, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम के मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आती थी यहाँ से, दिस वाज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। सेम चीज यहाँ से आती है हमारे पास, u इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। विल सॉल्व फॉर इट। अभी बस वहाँ से रिलेट करो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब एम वेक्टर और बी वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा, व्हेन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जब एम वेक्टर और बी वेक्टर आपके पैरेलल आएंगे, योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस एम बी, ठीक है। अनस्टेबल कब बनेगा, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, प्लस एम बी, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, दिस इज 2 MB, ठीक है। स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाना तो चेंज कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ MB, ठीक है। ओके, नाउ रीड इट आउट। हाँ, show that in that orientation the flux of the total field, external field and produced by the loop is maximum, because angle is maximum, flux maximum आएगा, सोचो। वैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन दे नहीं रखी है, एनीवेज सिर्फ थ्योरेटिकली बोला हुआ है, बट आपको एक्सप्रेशन मतलब आगे नीट वगैरह में जरूरत पड़ेगी, तो दिस इज एक्सप्रेशन, एनसीईआरटी में इट इज नॉट गिवन, ठीक है। बोथ द फील्ड्स, विच टू फील्ड्स, ओके, करेक्ट, ठीक है। थ्योरेटिकली आपको बताना है बस, दैट्स इट, ठीक है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे देन इट विल बी एडेड अप, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। सी पे आइए। A group of irregular shape carrying a current I is located in an external magnetic field. If the wire is flexible, why does it change to a circular? हाँ, important question है। नहीं, ओके। सो आपको बोला है एक ऐसे रैंडम शेप का लूप रखा हुआ है एंड यू हैव प्लेस्ड इट इन अ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। फील्ड ऐसे है आपका हर जगह पे, मतलब यूनिफॉर्म है, ऐसे बस मैं बना रहा हूँ कि बस अंदर की तरफ है, हमें ये देखना है, ठीक है। सो एक, अब देखो अगर हमारे पास, इस क्वेश्चन को छोड़ के पहले दूसरे पे आते हैं। लेट सपोज आपके पास ये वायर है, ठीक है, तो इस और मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ आएगी, एल क्रॉस बी इधर की तरफ लगेगी फोर्स, ठीक है। अगर मेरे पास ये है और सब, ओके, नाउ विल टॉक अबाउट वैल्यूज ऑल्सो। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है मेरी सपोज 1 टेस्ला, बी इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला, ये जो रेडियस, ये जो मैंने सर्कुलर आर्क बनाई है, इसका ये सर्कुलर आर्क का आधा हिस्सा है, तो सपोज इसका रेडियस है, लेट सपोज ये भी 1 मीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है फोर्स कितनी लग रही होगी इस सेमी सर्कल पे, और कहाँ पे लगेगी। करंट, करंट सपोज ऐसे जा रहा है, तो फोर्स कितनी होगी और कहाँ पे लगेगी। स्ट्रेट वायर में लेफ्ट पे लग रही है, इसमें कहाँ लगेगी। क्या सोच रहे हो। लूप का मैग्नेटिक फील्ड से क्या मतलब देखो, आपकी वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ओके। अपने ही वायर से जो, मतलब अपने वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसके कारण आप ही के ऊपर फोर्स कभी नहीं लगेगी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके कारण आपके ऊपर फोर्स बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है।
अब आपने इस वायर को, करंट कैरिंग वायर को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। ठीक है, तो आपको इस वायर को सर्कुलर शेप ना समझ के आप समझ सकते हो इसकी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी? जब रेडियस 1 मीटर है तो इफेक्टिव लेंथ इज 2 मीटर, इवन इफ द योर पेरीमीटर इज पाई आर। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है? 2 आर। ठीक है, सो अगेन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? आई एल बी होता है। अगर करंट आपका भी सपोज 1 एम्पियर मान लें, तो आई इंटू लेंथ इज 2 मीटर्स इंटू बी इज 1 टेस्ला। दैट मीन्स 2 न्यूटन आपकी फोर्स आ गई। ठीक है, अब आते हैं हम बात यहाँ पे, इसी चीज़ को यहाँ देखेंगे। तो अगर मेरे पास ये सर्कुलर लूप है, ये इरेगुलर शेप का लूप है एंड इट इज फ्लेक्सिबल टू मूव, तो एक छोटे से लाइन सेगमेंट के ऊपर, ये लाइन सेगमेंट आपने यहाँ लिया, अगर करंट मान लो ऐसे चल रहा है, तो क्या आएगा? एल क्रॉस बी। तो इस वाले सेगमेंट पे, यहाँ पे, लेट्स चेंज द कलर, यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगी? अंदर की तरफ। ठीक है, और अगर करंट ऐसे है तो ऐसे जा रहा होगा कुछ। ठीक है, इस सेगमेंट में फोर्स कहाँ लगेगी? इधर की तरफ लगेगी। तो अगर मैं सेगमेंट दूं, इसको नाम मैंने ए दे दिया, इसको नाम मैंने सी दे दिया, तो मेरी सी सेगमेंट कुछ यहाँ आ चुकी होगी कुछ टाइम के बाद, और ए सेगमेंट यहाँ आने की कोशिश कर रही है ना? ठीक है, सो मेरा लूप, और अच्छा यहाँ वाला जो पॉइंट आएगा, सपोज इसको डी मान लो, इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? करंट ऐसे जा रहा है और फील्ड अंदर की तरफ, तो ये इस पे नीचे की तरफ लगेगी फोर्स। ठीक है, तो इस पे लग रही है नीचे की तरफ, इस पे लग रही थी, मतलब अगर सेगमेंट जो यहाँ पे था उस पे इधर की तरफ लग रही है, इस पे इधर की तरफ, एंड ऐसे लग रही है। ठीक है, तो इवेंचुअली शेप क्या ले लेंगे? ये वाला सेगमेंट इधर की तरफ आ जाएगा। सो आपका शेप कुछ इस तरीके की बन जाएगी। नाउ विल सी क्यों होगी ये चीज़। तो आपका ए सेगमेंट अब यहाँ आ चुका है, बी आ चुका है आपका, सॉरी सी आ चुका है आपका इस साइड में। इसके दो तरीके हैं समझने के इसको। एंड देन डी आपका आ चुका है यहाँ पे, एंड ऑपोजिट ई वाला यहाँ पे मान लो, जो नीचे होगा। ठीक है, एंड करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली रिवर्स हो चुकी होगी, एंड विल टेक अ सर्कुलर शेप। ठीक है, बिकॉज अगेन जो आपकी फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है, तो फोर्स, और जब आपकी एल वेक्टर होता है या आई वेक्टर होता है, अगर दे परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा? सर्कुलर शेप आएगी। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है सोचने का, आप इस तरह सोच सकते हो। अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है, ध्यान रखिए, करंट इज नाउ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। क्यों? मतलब लूप ने अपनी पूरी शेप चेंज कर ली है, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो चुका है। नाउ इसी इसी क्वेश्चन में लेट्स टेक द फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपका फील्ड ऐसे होता, तब क्या होता? तो यहाँ से आपको पिक्चर आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो अगर ये सेगमेंट आपके पास है, हाँ, तो स्ट्रेच आउट हो गई, ऐसे ही चला जाएगा, इधर जाएगा, ये वाला सेगमेंट इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगेन इट विल एक्वायर अ सर्कुलर शेप, बट इस टाइम पे करंट की डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी। ठीक है, पहले केस में क्या है, इधर वाला सेगमेंट इधर आ चुका है, इधर वाला इधर जा चुका है, उधर वाला ऐसे, और ये सब फ्लिप हो चुका है पूरा। ठीक है, ये आपका था अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसने सर्कुलर शेप ले ली है। एक और तरीका भी है इसका, कि विल टॉक अबाउट दिस इन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखेंगे। ओके, पहले वो चैप्टर करते हैं, उसके बाद आप याद दिलाना, उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं इसको। ठीक है, अगेन विल ट्राई टू से कि भाई u इज इक्वल्स टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। ठीक है, तो इट विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब आपका फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, एंड देन उस तरीके से हम उसको डील करेंगे। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट इन EMI चैप्टर। ठीक है, तो एक तरीका है आप इसको फोर्स से समझ सकते हो, सेकेंड ऑप्शन इज आप इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में समझ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे दे रखा है, इट assumes a circular shape with a plane normal to the field to maximize flux। फ्लक्स को मैक्सिमाइज करने के सिंस द गिवन पेरीमीटर। ओके, बट फ्लक्स मैक्सिमम करने का रीजन, इट assumes circular shape with a plane normal to the field to maximize flux since the given parameter a circle encloses greater area। तो फ्लक्स मैक्सिमाइज जो करना है वो खैर वहाँ देखेंगे, कोई नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक पार्ट है यहाँ पे, रिलेशन ऑफ, लाइक मैग्नेटिक लूप को हमने, करंट कैरिंग लूप को हमने डायपोल समझ लिया, दिस इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है,
तो वी हैव द सेम रिलेशंस फॉर, अगर आपके पास जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, तो इफ यू हैव माइनस क्यू हेयर प्लस क्यू हेयर, सेपरेशन इज सपोज टू ए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। तो अगर यही आपका डायपोल रखा है ऐसे, ठीक है, तो अगेन इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? बिल्कुल सेम रिलेशन, माइनस के की जगह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह आएगा आपका एम वेक्टर अपॉन आर क्यू, ठीक है। एंड सिमिलरली एक्सियल पॉइंट पे क्या आएगा? दिस इज 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स ऑफ एम वेक्टर अपॉन आर क्यू। वो क्या होता है? 2 kp अपॉन आर क्यू, ठीक है, क्लियर है? All right, now we have to come to moving coil galvanometer. इस पे क्वेश्चन होता है हमारे पास। अच्छा, देयर इज अ बुक केस पे स्टडी क्वेश्चंस वाली, वो भी आपको साथ साथ करते रहना है सॉल्व, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं आपको कॉम्पिटेंसी फोकस वाले से। करें, आपने करे नहीं है क्वेश्चंस वाले, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। टेल मी इफ यू हैव सोल्ड दिस बुक और नॉट। ये सीबीएसई ने इशू करी है, ये करी है आपने बुक? कम ऑन, परचेज के लिए नहीं, आई थिंक पीडीएफ अवेलेबल है, प्रिंट करा लो आप अगर हो सकता है तो, ठीक है। इट्स 172 पेजेस, सीबीएसई की बुक है ये, और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 2 पीडीएफ फाइल्स हैं ये, इसमें क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखे हैं, ये करनी ही करनी है हमें, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, सम आर 1 मार्क क्वेश्चन, सम आर 2 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे, ठीक है। और सारे अप्लाइड क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बस फॉर्मूला लगाया सॉल्व किया, सोचना है इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्लास के बाद आपको भेज दूंगा ये भी। ओके, आगे चलिए इतने। एमसीजी, मूविंग कॉइल कैलोमीटर, ओके। इसमें कोई डाउट? ये जो अभी हमने टॉपिक किया, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा एंड रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ बिल्कुल, जो के कांस्टेंट है उसकी जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड एम की जगह आ जाएगा, पी की जगह आ जाएगा एम वेक्टर, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस कम टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होता है गैल्वेनोमीटर, क्या होता है ये बताओ, यू हैव डन दिस ऑलरेडी। ठीक है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, ओके। अब बनता कैसे है ये, ठीक है। हमें इतना पता है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा आपकी वो कॉइल, जो वो कॉइल की जो नीडल होगी वो टर्न करती रहेगी, यस नो, ठीक है। एंड वी हैव सीन, अगर आप उसको एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो उस पर एक टॉर्क लगता है, यस नो। तो हम क्या करते हैं, आई विल जस्ट ओके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लेते हैं रेडियल पोल पीसेस, ठीक है। विल टेक, ये आपका नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। हम स्क्वायर पोल पीस नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कर्व्ड पोल पीसेस या फिर रेडियल पोल पीसेस ले रहे हैं, ठीक है। पोल पीसेस, पोल पीसेस मतलब अगेन मैग्नेट की जो शेप है हमने थोड़ी कर्व्ड ली है, रीजन बीइंग ताकि कोयल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपका यूनिफॉर्म रहे। ये किस, इसका रीजन क्या है? टू हैव यूनिफॉर्म बी वेक्टर अबाउट द कोयल, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव अ,
आयरन मतलब वी हैव अ कॉइल इनसाइड, आपने कॉइल ले ली, अगेन इट विल हैव मल्टीपल टर्न्स, ठीक है, बहुत सारी टर्न्स होंगी यहाँ पे। एंड अगेन हमारा जब, बिकॉज हम अप्लाइड काम में आ चुके हैं, नाउ वी कैन प्लेस एन एक्सटर्नल, वी कैन प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर अराउंड इट, ठीक है। तो इसके कोयल के कोर के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर लगा दिया। सिलेंडर को या वट एवर शेप, मतलब ज्योमेट्री इज नॉट द कंसर्न, बस ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया। सॉफ्ट आयरन कोर, क्या पर्पज है सॉफ्ट आयरन कोर का? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर? इंक्रीज करना, वो होता ना कि लाइक जेठालाल वाली चीज के प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं मेरे अंदर आनी चाहिए प्रॉब्लम्स, लाइक फील्ड अगर बाहर से है तो इट शुड पास थ्रू मी, ठीक है। सो अगेन इट विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द फ्लक्स थ्रू द कोयल, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर इज टू मैक्सिमाइज द फ्लक्स थ्रू द कोयल। अब आती है बात हमारी कि अब जो नीडल है वो किस चीज़ से कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर से रोटेशन एक्सिस के अबाउट हम एक स्प्रिंग कोयल लगा देते हैं, स्पायरल वाला, ठीक है। तो देखो आपने जो पेन की जो हमारा वो क्लिक क्लिक वाला पेन होता है उसमें आपने देखा है कोयल आपका स्प्रिंग इस टाइप का होता है कुछ, ठीक है। बट अगर आपने कभी अम, वो जो खिलौने नहीं आते ऐसे करके वो करने वाले, चाबी भरने वाले जो आते हैं, उनको कभी तोड़ के देखा हो, तो आपने एक स्प्रिंग ऐसा देखा होगा शायद, स्पायरल वाला, ठीक है। इसको अगर आप खींचोगे तो ये दूर जाएगा, मतलब जितना आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे उतना ज़्यादा इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, ठीक है। इसको टॉर्जन भी बोल देते हैं। सो आप एक ये स्पायरल स्प्रिंग लेते हो, यू हैव अ स्पायरल स्प्रिंग। इसका प्रिंसिपल क्या है, पहले बिल्कुल सिंपल से रिलेट करते हैं। जो हमारा रेगुलर स्प्रिंग होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि द रीस्टोरिंग फोर्स एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स। तो जितना आप डिस्प्लेसमेंट करोगे फ्रॉम द मेन पोजीशन उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, ठीक है। सेम प्रिंसिपल अप्लाइड टू स्पायरल स्प्रिंग विल गिव यू, अब इसमें फोर्स नहीं आ रही है, इसमें टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है। सो विल से रीस्टोरिंग टॉर्क, मतलब आपने ये स्प्रिंग था, इसको आपने एक कोना पकड़ के इसको दूर खींच दिया, तो जितना दूर खींचोगे उतना ज्यादा झटके से वापस आएगा, उतनी ज्यादा एक्सेलेरेशन से वापस आएगा, ठीक है। सो रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा। थीटा क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। एंड दिस सी इज नोन एज टॉर्जन कांस्टेंट, टॉर्जनल या टॉर्जन कांस्टेंट। अगेन स्टिफनेस कांस्टेंट बोल सकते हो, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग। जैसे के होता है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग, सिमिलरली सी इज द टॉर्जन कांस्टेंट, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बस। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, जस्ट एक ट्रांसलेशन में है एक रोटेशन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं इसके सेंटर से, ये एक स्पायरल स्प्रिंग हमने लगा दिया। जितना ज़्यादा ये कोयल टॉर्क लेगी, जितना ज़्यादा घूमेगी उतना ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगा, उतना जल्दी वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इस स्प्रिंग से हम एक निडल को कनेक्ट कर देते हैं जो हमारे स्केल पे अटैच होती है। तो ये हमारा स्केल हो गया, यहाँ पे हमारी ग्रेडिंग्स लगी होती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से हमारी निडल अटैच होती है, जितना ज़्यादा टॉर्क आएगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। अच्छा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड रेडियली, और यहाँ से बाहर की तरफ। डन, ये डायग्राम बनाना आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। सो अगेन विल से कि भाई जित अच्छा टॉर्क लग कितना रहा होता है, अगर आपका ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, वी नो दिस इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सो दिस इज एन आई ए बी साइन थीटा। जितना टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होएगा उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए, यस नो। सो दिस टॉर्क
or we can say torque external is equals to toe restoring. So this is equals to minus c times of theta. ठीक है, c कहो k कहो, it could be anything. All right. So now we define okay, ये सब clear है? All right. Now we define the current sensitivity. करंट सेंसिटिविटी आपके हिसाब से क्या होगी? अगर आपको अब डिवाइस दे दिया, आई एम नॉट डिफाइनिंग इनिशियली, आपको सोचना है करंट सेंसिटिविटी एक डिवाइस की, एक गैल्वेनोमीटर की क्या होगी? तो गैल्वेनोमीटर का क्या रहा है? डिटेक्टिंग द करंट। हाँ हाँ, मतलब देखो आपको डिफ्लेक्शन चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ करंट। तो व्हाट, हाउ कैन यू डिफाइन, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जस्ट थिंक अबाउट करंट सेंसिटिविटी आप कैसे सोच सकते हो? बिल्कुल सही, सो विल से डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, सो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, deflection of needle per unit current. That's it. ठीक है, per unit current through the coil. ठीक है, deflection of the current, deflection of the needle per unit current of the through the coil. ठीक है, तो deflection कितना है? This is given by theta. So अच्छा, इस नेगेटिव साइन जस्ट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग यू के डायरेक्शन क्या है, तो नेगेटिव साइन जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो यू कैन रिमूव दिस नेगेटिव साइन, बिकॉज हम सिर्फ डायरेक्शन लिख रहे हैं कि जितना ये उतना ही ये रिस्टोरिंग। ठीक है, सो थीटा अपॉन आई कितना बन जाएगा? दिस इज एन बी ए sin theta upon c. This is your current sensitivity. ठीक है, एंड वी हैव बाय यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने इंश्योर किया है कि थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये साइन थीटा आपका 1 बन जाएगा। सो यू जस्ट हैव एन बी ए अपॉन सी। रेडियल फील्ड हमेशा, so it will give you always theta is 90 degrees, so sin theta is 1, so nb upon c आ गया। this is your current sensitivity। ठीक है, next is voltage sensitivity, वो क्या बनेगा? per unit voltage applied। ठीक है, so deflection per unit voltage across the coil। कोयल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसके कारण कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। सो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब यहाँ पे अगर वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल देख रहे हैं तो वी नीड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आल्सो। ठीक है, सो इफ आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, अगर आर मेरा कॉइल का रेजिस्टेंस है, देन हाउ कैन वी डिफाइन? अब देखो थीटा क्या आएगा? थीटा इज एन बी ए अपॉन सी टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं और आर से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं। आई इंटू आर बिकम्स V is equals to IR, voltage. So theta upon V becomes NBA upon C times of R. ठीक है, this is my voltage sensitivity। ठीक है, अब एक जनरली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आर दीज टू थिंग्स रिलेटेड? बिकॉज फॉर्मूला लगभग सेम सेम सही है। सो इज इट नेसेसरी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने पर वी नीड मोर सेंसिटिव डिवाइस? यस नो, कि थोड़ा सा भी करंट आए मुझे उसकी डिफ्लेक्शन दिख जाए, वी नीड मोर सेंसिटिव। तो इज इट सो कि मैं अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहा हूँ तो मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी? इज इट सो? सोचो, देखो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के तरीके क्या है? मैग्नेटिक फील्ड तो आपका पोल पीस तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ द कोइल विल आल्सो रिमेन सेम, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो एन यहाँ भी बढ़ रहा है, बी ए और सी फिर भी कांस्टेंट है, तो क्या ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में?
see, if we are increasing the number of turns, that means we are increasing the length of the coil, मतलब लेंथ ऑफ द वायर जो हमने उस पर कोयल पे लपेटी हुई है, ठीक है। एंड आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो अगर एन बढ़ा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो एल भी इंक्रीज होगा, मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, ठीक है। सो विल से इफ एन इज इंक्रीज्ड, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना इसको। सो इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज्ड, आप लिख लीजिए, बता रहा हूँ। इफ एन इज इंक्रीज्ड, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस, and it is not directly linked to the voltage sensitivity, and it is not directly linked to the voltage sensitivity, and it is not directly linked to the voltage sensitivity, as if number of turns are increased, as the number of turns are increased, length of the wire has also increased, length of the wire has also increased, which in turn leads to increased resistance of the coil. Thus they are not directly correlated. Thus they are not directly correlated, ठीक है। ओके, कोई डाउट इसमें? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.12, अच्छा वो उस पर रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर एंड एमीटर। 4.11 ना, क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। 13 हो गया। So you are given in a chamber a uniform magnetic field 6.5 Gauss, which is 10 to the minus 4 Tesla. ठीक है, this G is Gauss, GAUSS, ठीक है, is maintained and electron is shot into the field with the speed आपको दे रखी है normal to the field. नॉर्मल जरूरी थी, अगर पैरेलल होती तो फोर्स लगती नहीं, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। सर्कल क्यों आएगा? फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपका ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फोर्स इधर लग रही है, दिस इज द कंडीशन फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन से एज वेलोसिटी इज टेंजेंशियल बट फोर्स इज रेडियल, देयरफॉर पाथ इज सर्कुलर, ठीक है। दिस इज ऑलवेज द कंडीशन। आप पत्थर को एक धागे से बांध के घुमाओगे, वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल एंड फोर्स मतलब टेंशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी दैट इज रेडियल टुवर्ड्स सेंटर, along the radius towards center, तो it is a condition for circular orbit, ठीक है। तो ये circular हो गया क्लियर। explain why the path is circular, so velocity tangential, force is radial, ठीक है। determine the radius of the circular orbit, radius क्या होएगा mv अपन pq, क्या दिक्कत है इसमें? बोलो बोलो बोलो। अब ये टेस्ला है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी ना, है ना। तो देखो ये आपका दूसरी यूनिट है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना नहीं होता कि टेस्ला में हो, मतलब जो हम एमआरआई की जो मशीन्स होती हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जनरली होता है 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 2.5 टेस्ला, ऐसे होता है, 3 टेस्ला तक की एमआरआई मशीन्स होती हैं
जो हॉस्पिटल वगैरह में होती हैं। यहाँ पे इट्स लाइक जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज क्वाइट लेस, तो वो उसी एक छोटी यूनिट बना दी विच इज गॉस 10⁻⁴ टेस्ला। बाकी सब दे रखे हैं आपको, एम बी अपन बी क्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो। जल्दी करिए। So the next topic is conversion. हाँ लगा लो, conversion of galvanometer to ammeter. करें स्टार्ट। सो हमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना है अपने सर्किट को, मतलब अपने डिवाइस को। ठीक है, आपने देखा होगा लैब के अंदर गैल्वेनोमीटर और एमीटर दिखने में एक जैसे लगते हैं, छोटा सा फर्क है उनके बीच में बस। मतलब है प्रिंसिपल सभी का सेम, कि वो जितना करंट होगा उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ठीक है, बट नाउ वी वांट टू मेजर करंट, सिर्फ डिटेक्ट नहीं करना हमें, हमें मेजर भी करना है। एमीटर का वैसे पर्पस क्या होता है? टू मेजर करंट। ठीक है, तो करंट मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि सारा करंट मेरे थ्रू पास करे भाई, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा। आधा करंट कहीं और से जा रहा है तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा? ठीक है, सो आई वांट सारा करंट मेरे थ्रू पास करे, सो आई टेक अ गैल्वेनोमीटर जो मैंने सर्किट में लगाया है। अच्छा, एमीटर लगता है कहाँ पे है? सीरीज में लगता है हमेशा सर्किट के। ठीक है, बट अगर आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू एमीटर, आप चाहते हो सारा करंट आपके थ्रू पास करे। ठीक है, फॉर दैट यू वांट के करंट आपके थ्रू पास कब करेगा? जब आपका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। यस नो, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कहीं और से चला जाएगा। आप चाहते हो आपके थ्रू पास करे, सो यू विल कनेक्ट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। इसको हम बोलते हैं शंट। शंट मतलब अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं स्मॉल आर। सो अब जो मेरा एमीटर बन के आया है वो क्या है? दिस इज ये ग्रीन डॉटेड लाइन। तो ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन बन रही है, दिस इज नाउ माई एमीटर। ठीक है, तो अगर सर्किट में कुछ आई करंट था, तो यहाँ से करंट जाते टाइम अब दो हिस्सों में टूटेगा। एक आएगा मेरा आई अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, दूसरा आएगा मेरा आई माइनस आई जी। yes no, and if suppose G is the resistance of the galvanometer, resistance of the galvanometer is galvanometer की जो coil है उसका resistance है suppose small g, capital G, Ig is the current through the galvanometer, I minus Ig becomes the current through the shunt, R is the resistance of the shunt। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज G एंड स्मॉल r आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा? सेम आएगा। ठीक है, सो आई विल से आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। यस नो, तो मेरे स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, सो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बार वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे ही क्वेश्चन पे चलेंगे। सो
conversion of galvanometer to voltmeter. अब मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या करेंगे? वोल्टमीटर का काम क्या होता है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, दैट मीन्स सारा पोटेंशियल डिफरेंस आपके अक्रॉस होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू विल टेक अ गैल्वेनोमीटर, एंड बिकॉज गैल्वेनोमीटर हमारा कनेक्ट हो, वोल्टमीटर कनेक्ट होता है हमेशा पैरेलल में, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, विल कनेक्ट अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जो ये मेरा डॉटेड ग्रीन डॉटेड लाइन है, दिस बिकम्स माय वोल्टमीटर। हाँ, लार्ज क्यों रखेंगे? बिकॉज हम चाहते हैं सारा ड्रॉप मेरे अक्रॉस ही हो जाए। ठीक है, सो जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप आपके इस डिवाइस के क्रॉस होगा, वो क्या आएगा? दिस इज, सो विल से पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी आपके क्रॉस, आपके डिवाइस के क्रॉस आ रहा है, जो भी आपने मेजर किया, दैट इज आई टाइम्स ऑफ जी प्लस आर। यस और नो? सो यहाँ से आपको जो भी वैल्यू निकालनी हो, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 4.12। एक बार पढ़ो इसको, बताओ समझ में आया नहीं आया। Paste करो। पढ़ो। So in a circuit, the current is to be measured. हमें सर्किट में करंट निकालना है. What is the value of the current if the ammeter is shown? What is the value of current if the ammeter is shown? ठीक है, तो अभी आपको करंट बताना है. करंट कितना आएगा? 1 एम्पियर. ठीक है, is a galvanometer with resistance 60 ohm. What is the value of the current if the ammeter shown? अच्छा, अगर एमीटर जो है आपका, वो अगर एक गैल्वेनोमीटर है विद रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, तो करंट कितना आएगा? हाँ, आइडियली लिख लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स इट। सेकंड वाला देखो क्या आएगा। फर्स्ट वाला तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, बी पार्ट इज हियर। इज अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 60 ओम, ठीक है, इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड बाय, अच्छा गैल्वेनोमीटर, अब सेकंड पार्ट बी पार्ट के अंदर यू हैव आर जी विद रेजिस्टेंस 60 ओम एंड यू हैव कनेक्टेड अ शंट, मतलब अभी आपका जो एमीटर है, दैट इज अ गैल्वेनोमीटर विद अ शंट, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है,
और शंट की वैल्यू कितनी है 0.02 ओम। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा अच्छा, करो करो, गिव इट ट्राई। फॉर्मूलेज आपको दे रखे हैं ऊपर। सो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई आपको निकालना है, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आई आपको निकालना है, आई जी यू विल बी सॉल्विंग इट। स्पीड अप जल्दी। बिल्कुल सही। नहीं। अच्छा 0.9, हाँ दैट्स इट, 0.99 एम्पियर्स। ठीक है। सो ये ध्यान रखना है आपको, आइडियली एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो, इसका आइडियली जीरो। बिल्कुल। ठीक है। सो सम ऑफ दीज क्वेश्चंस विल कम। एक कन्वर्जन पे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एमसीजी में से, करंट सेंसिटिविटी वाली चीज़ में से, आपका कन्वर्जन ऑफ दीज टू टॉर्क, इनमें से एक क्वेश्चन सोच के चलना, आएगा ही आएगा। ठीक है। ओके, एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो है नहीं। अब आप इस चैप्टर के नीट के क्वेश्चन उठा लीजिए और उनको लगाना स्टार्ट कर लो। ठीक है। एक बार कर लोगे ना तो, मतलब कुछ 30-40 क्वेश्चन कर लो, 1 घंटा टाइमर लगाओ, 30-40 क्वेश्चन करो एंड दैट्स इट। और लास्ट से स्टार्ट करने हैं, स्टार्टिंग के लिए। ठीक है। भाई 1 घंटा में जितने होंगे वही करने हैं हमें। गो फॉर 45 एटलीस्ट, नहीं होते तो 35-40 तक ट्राई करो। अभी के लिए मतलब एक बार एमसीक्यूज जरूर कर लो, क्योंकि वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आप ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो 1 घंटे में आपके नीट के 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन हो चुके हैं, आई एम अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देख लोगे, फिर आप उस पर जाओ कि बोर्ड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। बट एक बार 30-40 क्वेश्चन 1 घंटा का टाइमर लगा के करने जरूर है नीट के मॉड्यूल से। ठीक है। ओके, यू वांट टू कंटिन्यू द क्लास और कोई टॉपिक करना है, बोलो। अब नेक्स्ट चैप्टर मतलब, हाँ यू विल कम विद योर डाउट्स ऑफ नीट फ्रॉम द मॉड्यूल, एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।